नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 36 है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ रहे थे, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कवर किया है। आज हम लोग इस क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि ब्रह्मपुत्र की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो बहुत ही छोटी हैं। अगर हम गंगा और सिंधु नदी की सहायक नदियों की अपेक्षा देखें तो ये नदियां बहुत ही छोटी नदियां हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का महत्व पूरब में स्थित जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में इसका महत्व बहुत ही अधिक है। देखिए आपका पूर्वी राज्य लगभग ऐसे हैं, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से कुछ आपके। तो क्या है कि जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत से होके यूटर्न होते हुए यहाँ से नामचा बरवा से आती है और यहाँ से काजीरंगा, डुब्रीगढ़, गुवाहाटी होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर करती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और हमने पिछली क्लासेस में बताया था, जब हम पूर्वी पहाड़ियों को पढ़ा रहे थे, तो जितनी भी पूर्वी पहाड़ियाँ थी, तो देखिए यहाँ डाफली मिरी, अबोर मिसमी थी, पटकोई बूम थी, यहाँ नागा, सब कुछ ये पहाड़ियाँ थी, मेजो पहाड़ियाँ। तो ये मेघालय है। तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया लगभग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पूरा जो एरिया है, पूर्वी राज्यों का जो पूरा एरिया है, वो लगभग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और असम जो राज्य है वह लगभग मैदानी क्षेत्र है। तो जितनी भी नदियां हैं ये सभी पहाड़ियों से निकलती हैं और मैदानी क्षेत्र में बहते हुए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बनती हैं। तो सीधा समझना है हमको कि पूरब में स्थित जितनी पहाड़ियों से निकली हुई नदियां सभी किसकी सहायक नदियां बनती हैं? ब्रह्मपुत्र की नदी बनती हैं। तो ये नदियां बेहद छोटी नदी हैं, बेहद छोटी नदी हैं। गंगा और सिंधु की कई महत्वपूर्ण इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि 1,000 किलोमीटर से भी अधिक चलकर उसकी सहायक नदियां बनती हैं। उसी तरफ अगर हम यहां देखें तो यहां पर बहुत ही छोटी छोटी नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बनती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों की तरफ। चलिए, देखिए पहली है सुवर्णश्री नदी। सुवर्णश्री नदी ब्रह्मपुत्र की एक बेहद महत्वपूर्ण सहायक नदी है। देखिए, देखते हैं, यह एक बड़ी सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की एक बेहद बड़ी नदी है। किसकी अपेक्षा देखें और सभी नदियों की अपेक्षा देखें तो यह काफी बड़ी नदी है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सुवर्णश्री नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी वह नदी होती है जो कि हिमालय को तोड़ करके उससे अपनी जगह बना करके मैदानी क्षेत्र या फिर दक्षिण की ओर शिवालय को तोड़ के आती है, जिसमें से सतलुज नदी को हम कहें, जिसमें से सिंधु नदी को हम कहें। ये कई महत्वपूर्ण नदी है जो कि पूर्ववर्ती नदी है। इसका उद्गम स्थान तिब्बत के हिमालय में है। इसका जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत के हिमालय में है। देखिए नेक्स्ट वन देखते हैं, सुवर्णश्री नदी। सुवर्णश्री नदी असम में स्थित लखीमपुर जिले में अपने जल को ब्रह्मपुत्र नदी में गिराती है। ब्रह्मपुत्र नदी में कहां गिराती है? लखीमपुर जिले, जो कि कहां पर है? असम में है। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 4 महत्वपूर्ण पहाड़ी पाई जाती हैं। इन्हीं 4 महत्वपूर्ण पहाड़ियों के नाम पर ही वहां की जनजाति रहती हैं। हमने पिछली क्लासेस में ही पढ़ाया था, जब हम पहाड़ियां पढ़ा रहे थे, पूर्वी पहाड़ियां, तब पढ़ाया था डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये 4 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों पर रहने वाली जनजाति इन्हीं के नाम पर हैं। तो ये जो सुवर्णश्री नदी है, यह 2 महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बीच बहती है, अबोर और मिसमी। अबोर मिसमी 2 महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? मिसमी और अबोर पहाड़ियों के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है?
तो सुबनसिरी नदी दो महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बीचों बीच बहती है। देखिए इस नदी का एक नाम इस चीज से लिया जाता है कि वह कौन सी नदी है जिस नदी के किनारे सोने को ढूंढा जाता है। किसको? गोल्ड को। गोल्ड को किस नदी के किनारे ढूंढा जाता है? तो उसका आपका आंसर होना चाहिए सुबनसिरी नामक नदी के किनारे सोने को ढूंढा जाता है। देखिए अब आप थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लीजिए। देखिए ये है भूटान और ये आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये नामचौरा से टर्न होकर के आ जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। और ये है सुबनसिरी, ये है सुबनसिरी नदी, ये है सुबनसिरी नदी। देखिए मैप के माध्यम से आपको देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मैप पे नहीं देखेंगे तो आपको आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों आपको अपने आप ही भूल जाएगा। तो आप जितना भी जो भी नदियां पढ़ें आप अपने पास एटलस रखें, ऑक्सफोर्ड या किसी भी चीज के एटलस रखें, उसके माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के पूर्वी हिस्से के जयालछू पर्वत से निकलती है। देखिए कोई भी नदी, ज्यादातर नदियां किसी न किसी पहाड़ या किसी न किसी पहाड़ी से निकलती हैं। कुछ ही नदियां होती हैं जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है, जिसमें से एक नाम है गोमती नदी जो कि पीलीभीत नामक जिले से निकलती है। देखिए यह जयालछू नामक पर्वत से निकलती है। देखिए इस नदी का जो अपवाह है वो अरुणाचल और असम राज्य में फैला हुआ है, असम और अरुणाचल राज्य में। देखिए ये है आपकी लोहित नदी, ये है लोहित नदी जो कि अरुणाचल और आपका असम में ये फ्लो करती है। ये है लोहित नदी। अभी हम मैप लगा दे रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए। ये है लोहित नदी। देखिए लोहित नदी की और महत्वपूर्ण विशेषता है, लोहित नदी को ही हम कहते हैं खूनी नदी। खूनी नदी किस नदी को कहते हैं? तो खूनी नदी लोहित नदी को कहते हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि लोहित नदी को खूनी नदी क्यों कहते हैं। तो देखिए जहां लोहित नदी बहती है वहां पर लाल मृदा पाई जाती है, उसके नीचे लाल मृदा पाई जाती है। जब लाल मृदा पाई जाएगी तो कितना ही आप कितने सालों से क्यों ना बह रही हो, लेकिन लाल मृदा अगर नीचे है तो वह उसमें छोटे छोटे कणों को अपने साथ ले जाती है। नदी की जो विशेषता होती है कि छोटे छोटे कणों को अपने साथ ले जाती है। जब अपने साथ छोटे छोटे कणों को ले जाएगी तो वह उसका जो रंग होगा वो लाल दिखेगा। इसीलिए इस नदी को हम कहते हैं खूनी नदी। लाल मृदा के कारण ही इस नदी का नाम खूनी नदी पड़ा है। ऐसा नहीं है कि यहां इस नदी में खून बहता हो, ब्लड बहता हो। इस नदी को इसके रंग की वजह से इसको खूनी नदी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मानस नदी। मानस नदी भी एक बेहद महत्वपूर्ण नदी है। आपके एग्जाम की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि मानस नदी जो है वह मानस अभयारण्य भी है। कहने का मतलब है एक नाम से दो दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो देखिए मानस नदी तिब्बत से निकली एक महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती नदी है। जितने भी आपके क्वेश्चन उसमें आते हैं पूर्ववर्ती नदी, तो सीधा समझ लीजिए वो सभी नदियां तिब्बत से निकली हुई हैं। वह सभी नदियों ने हिमालय को काट करके अपनी जगह भारत में बनाई हुई है। उन सभी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। देखिए पूर्ववर्ती नदियां जो है, देखिए मानस नदी वृद्ध हिमालय को काट कर एक महाखंड का निर्माण करती हुई भारत में प्रवेश करती है। सभी नदियों के महाखंड होंगे। जो भी नदी हिमालय से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, वो सभी नदी हिमालय को काट करके एक बड़ा महाखंड बना करके आती हैं। उन सभी नदियों को हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं मानस नदी घाटी परियोजना। देखिए भूटान एक छोटा सा देश है, लेकिन इस छोटे से देश में कई महत्वपूर्ण नदियां पाई जाती हैं। उन कई महत्वपूर्ण नदियों में एक नदी है मानस नदी। तो इसमें कई प्रमुख परियोजना हैं। इन परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण परियोजना मानस नदी के द्वारा भी बनाई जाती है। मानस नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है, जो कि एक प्रमुख परियोजना है। किसकी? भूटान की। देखिए नेक्स्ट देखते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस नदी के नाम पर ही पड़ा हुआ है।
मानस राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर सिंह, टाइगर और इसके अलावा हाथियों की सुरक्षा के लिए यह अभ्यारण्य बना हुआ है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपके पास आंसर होना चाहिए असम राज्य में है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस नदी पर पड़ा हुआ है? तो मानस नदी पर ही पड़ा हुआ है। यह मानस नदी के थोड़ा दूर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये देखिए, अब ये है मानस नेशनल पार्क, ये है मानस नेशनल पार्क। देखिए मानस नेशनल पार्क ये असम राज्य में स्थित है। देखिए ये है, देखिए ये है नदी, मानस नदी, ये निकलती है तिब्बत से और ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तिब्बत से निकलती, भूटान को पार करती हुई ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, मानस नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संकोश नदी। देखिए संकोश नदी ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। देखिए संकोश नदी को हम कहते हैं गदाधर नदी, इसका दूसरा नाम है गदाधर नदी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। संकोश नदी उत्तरी भूटान, संकोश नदी जो उत्तरी भूटान के पुनात्सांग छू से निकलती है। इसका जो उद्गम स्थान है वो पुनात्सांग छू से निकलती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। संकोश नदी भारत के असम व पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। जब यह संकोश नदी बहती है तो यह असम और पश्चिम बंगाल के बीचों बीच सीमा बनाते हुए बहती है और फिर यह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसका सीधा है कि यह ब्रह्मपुत्र असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सभी सहायक, जितनी भी सहायक नदियां हैं, उन सभी सहायक नदियों में सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से जो नदी है वो है तीस्ता नदी। देखिए तीस्ता नदी सिक्किम में स्थित जेमू ग्लेशियर, सिक्किम में स्थित जेमू ग्लेशियर से निकलती है या फिर जेमू ग्लेशियर के नेतामू झील से निकलती है। अगर आपके क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन हैं उसमें जेमू ग्लेशियर है तो वो भी सही है। अगर जेमू ग्लेशियर नहीं है तो आप सोचेंगे कि वो तो 4 ऑप्शन में है ही नहीं जेमू ग्लेशियर, तो उसमें जो आंसर होगा वो होगा नेतामू झील। तो नेतामू झील या फिर जेमू ग्लेशियर, दो में कोई भी आंसर अगर आपका ऑप्शन में होगा तो वो आपका सही है। देखिए ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है तीस्ता नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पश्चिमी नदी है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली जितनी भी नदी हैं तो सभी नदियों में सबसे पश्चिम में मिलने वाली नदी जो है वह है तीस्ता नदी। यह दाहिनी तट पर मिलती है, यह राइट हैंड, मतलब राइट हैंड दाहिने तट पर मिलती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कंचनजंगा से निकलते हुए यह दार्जिलिंग पहाड़ियों में एक तीव्र पर्वतीय प्रवाह बनाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तीस्ता नदी पर जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। तो जलपाईगुड़ी किस नदी के तट पर है? तो आपके पास आंसर होना चाहिए तीस्ता नदी के तट पर है जलपाईगुड़ी शहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीस्ता नदी को सिक्किम व पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा कहते हैं। देखिए तीस्ता नदी सिक्किम स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और उत्तरी बंगाल, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र जहां पर दार्जिलिंग और भी कई महत्वपूर्ण जिले हैं, उन सभी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है तीस्ता नदी। देखिए तीस्ता नदी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तीस्ता नदी आज जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तीस्ता नदी आज जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आज से 130-35 साल पहले यह गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी होती थी। 130-35 साल पहले यह गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी होती थी। तो देखिए बताते हैं। गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी थी तीस्ता। कब थी? 1787 पहले एक अकस्मात बाढ़ ने इस नदी का अपना मार्ग बदल दिया, इस नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और जैसे ही मार्ग बदला वो पूरब की ओर फ्लो करना शुरू कर दी और जब पूरब की ओर फ्लो करना शुरू कर दी तो ये अपने जल को ब्रह्मपुत्र नदी में गिराने लगी। तो 1787 पहले यह नदी अपने जल को गंगा नदी में बहाती थी। अकस्मात बाढ़ आई, इसकी वजह से इसका जो मार्ग होता है वो बदल गया और ब्रह्मपुत्र नदी में अपने जल गिराने लगी। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वो अपना मार्ग बदलती रहती हैं। जैसे कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देखिए
देखिए ये नेपाल है और ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। तो सिक्किम राज्य से निकलती है तीस्ता नदी। ये देखिए ये तीस्ता नदी अपने जल को कहां गिरा देती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ये है तीस्ता नदी और ये है सिक्किम और ये है उत्तरी बंगाल, उत्तरी बंगाल। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दिबांग नदी। देखिए दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की एक छोटी सी नदी है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी से भारत तिब्बत सीमा के समीप से निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सदियों से जो सदिया है, सदिया और हमने पढ़ा था धुबरी सदिया वाला, तो सदिया से यह नदी लोहित नदी में मिल जाती है। तो लोहित नदी हम पहले पढ़ चुके हैं, लोहित नदी के नाम पर ही एक जिला का नाम है। तो लोहित नदी के नाम पर ही एक जिला का नाम पड़ा है। तो उसी नदी में ये अपने जल को गिरा देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धनसिरी नदी। देखिए धनसिरी नदी नागालैंड में स्थित लेसांग पर्वत चोटी से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में आकर अपना जल गिरा देती है। तो धनसिरी नदी कहां से निकलती है? देखिए ये है धनसिरी, देखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में ये आती है धनसिरी नदी, ये अपने जल को गिरा देती है। तो ये है दिहांग नदी, ये है कपिली नदी, ये है धनसिरी नदी। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, ये एक महत्वपूर्ण नदी है रंगित नदी। रंगित नदी सिक्किम से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी जैसे ही निकलती है और अपने जल को तीस्ता में गिरा देती है, अपने जल को तीस्ता नदी में गिरा देती है। देखिए रंगित नदी सिक्किम राज्य के पश्चिमी सिक्किम, मतलब पश्चिमी सिक्किम का मतलब है पश्चिमी सिक्किम जिले से, ये सिक्किम है, इसके पश्चिमी जो सिक्किम जिला है वहां से निकलती है। तो देखिए पश्चिमी सिक्किम जिले से स्थित ग्लेशियरों से निकलती है। मतलब रंगित नदी सिक्किम राज्य में पश्चिमी सिक्किम जिलों से निकलती है। और देखिए यह नदी पूरे विश्व में, यह नदी की जो क्यों प्रसिद्ध है, तो यह नदी जो पानी में खेलने वाले जो गेम्स होते हैं, जैसा कि आपने ओलंपिक या फिर नॉर्मल देखे होंगे, देखिए ये जो गेम है, ये खेल जो है, इस खेल के लिए प्रसिद्ध है, इस खेल के लिए प्रसिद्ध है रंगित नदी। इस खेल के लिए प्रसिद्ध है रंगित नदी। अब क्यों है इसको भी हम समझते हैं। देखिए किसी भी चीज को अगर आप रटेंगे कि यह इस चीज के लिए प्रसिद्ध है तो आपको भूल जाएंगे। इससे अच्छा है कि क्यों है, ज्यादातर चीजों के क्यों के आंसर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो अभी हमने बताया कि यह जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, अब क्यों है इसको भी हम समझेंगे। देखिए इस नदी के तट पर कैंपिंग बहुत ही बेहतर होते हैं, कैंपिंग बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। इस नदी के तट पर हम घूम अच्छी तरह सकते हैं। देखिए अब क्यों है, इसका आंसर ये है, रंगित नदी में बड़ी मात्राएं में छिपकलियां पाई जाती हैं, बड़ी मात्राएं में छिपकलियां पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि यहां पर ढाल एकदम से समतल, फिर ढाल, फिर समतल, मतलब जलप्रपात भी नहीं है और एकदम से समतल भी नहीं है। तो यहां पर इसलिए ये जल क्रीड़ा के खेल खेले जाते हैं। ये थोड़ा सा खेलों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अधिक संख्या में छिपकलियां पाई जाती हैं। छिपकलियां का मतलब एकदम से ढलान फिर समतल, ढलान फिर समतल, मतलब खेल के लिए जगह सूटेबल बनाती है। तो दोस्तों आज हमने ब्रह्मपुत्र नदी की जितनी भी महत्वपूर्ण सहायक नदियां थी, आज हमने सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देखा है, जिसमें से हमने तीस्ता नदी, लोहित नदी, सुबनसिरी नदी और भी कई महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देखा है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, धन्यवाद।